हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी 14th क्लास है। इससे पहले 13 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और आज जो है आज एमसीक्यूज़ की एमसीक्यू है। मैंने जैसे कि बात चल रही थी कि टॉपिक और एमसीक्यूज़ बोथ आएंगे, तो जब एक या दो टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो ऐसे बीच बीच में आपको मैं एमसीक्यूज़ ला के थोड़ा सा आपका मोटिवेशन बना रहेगा, थोड़ा सा मन बना रहेगा, क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ने का। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है आपका सोलर सिस्टम, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, जो पिछली 3 क्लासेस हैं, पिछली 3 क्लासें हुई जो आपकी, उन तीनों क्लासेस का आपका ये एमसीक्यू है। पिछली क्लास में कोई खास ऐसा डाउट नहीं था, इसलिए डाउट सेक्शन हमारा आज का कोई खास है नहीं, उसमें खाली है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है, द स्टार्स हैविंग रेडियस ऑफ 50 to 250 टाइम्स मोर देन द रेडियस ऑफ सन आर कॉल्ड। मतलब जो क्या कहते हैं, हिंदी में अगर बात करें, जिन जिन तारों की त्रिज्या सूरज की त्रिज्या से 50 से 250 गुना ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा होना लिखना भूल गया है, तो 50 से 250 गुना ज़्यादा है, उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं, जाइंट स्टार, सुपर जाइंट स्टार, पल्सेटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, विशाल तारा, अति विशाल तारा, स्पंदन तारा और टूटता हुआ तारा। तो अगर इसके ऑप्शन से आप ध्यान से देखें, टूटता हुआ तारा तो नहीं बोल सकते ना। टूटता हुआ तारा बोला जाता है किसको, जब कोई मेट्रॉइड किसी क्या कहते हैं प्लानट के अंदर उसके एटमॉस्फेयर से घुसते हुए अंदर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं टूटता हुआ तारा। ठीक है, मेट्रॉइड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं उल्का पिंड। ठीक है, उल्का या उल्का पिंड बोल लीजिए। ठीक, तो स्पंदन तारा भी नहीं बोलता है, स्पंदन तारा या पल्सेटिंग तारा अलग होता है। अति विशाल तारा और विशाल तारा, इन दोनों में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जो आपके विशाल तारे होते हैं उनका जो क्या कहते हैं रेडियस होता है वो 10 से 20 गुना के आसपास होता है। ठीक है, मतलब 10 से 20 गुना होंगे, अगर 10 to 20 टाइम्स अगर होगा सन का, तो उसको बोला जाएगा जाइंट स्टार या विशाल तारा। ठीक है, और अगर 50 से 250 के आसपास, 250 के आसपास है, 50 से 250 टाइम्स है, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा सुपर जायंट। ठीक, तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया आपका सुपर जायंट। सुपर जायंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु वॉज द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड मैप। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है। ठीक है, विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है। ऑप्शंस आपके पास है, मार्टिन बेहम, नेक्सिमेंडर, जेम्स रेनेल, नन ऑफ द एबव। ठीक है, मार्टिन बेहम, नेक्सिमेंडर और जेम्स रेनेल, ऑल ऑफ द एबव। इसमें जो है क्या कहते हैं, नन ऑफ द एबव। इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं आपके सामने वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। जो पहले हैं मार्टिन बेहम ने बनाया ग्लोब। ठीक है, ग्लोब के निर्माता है मार्टिन बेहम। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है आपका एनेक्सी बेहम ने बनाया था आपका क्या कहते हैं विश्व मानचित्र। ठीक है, वर्ल्ड मैप बनाया एनेक्सी बेहम में, तो ये आपका सही आंसर है एनेक्सीमेंडर बेहम, मैंने गलती से बोल दिया था। एनेक्सीमेंडर जो है इन्होंने बनाया क्या कहते हैं आपका वर्ल्ड मैप या बोल लीजिए विश्व मानचित्र। थर्ड जो ऑप्शन है जेम्स रेनेल, इन्होंने क्या किया था, ये इनको बोला जाता है भारतीय मानचित्र का पिता। ठीक है, इन्होंने भारतीय मानचित्र को बनाया होगा, इसलिए इनको बोला जाता है भारतीय मानचित्र का पिता बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन मैप इज जेम्स रेनेल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है आपका सेकंड ऑप्शन, एनेक्सीमेंडर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज क्वेश्चंस की जो संख्या है वो नॉर्मल से हमारी ज़्यादा है। पहले हम जो है क्या कहते हैं 15 ही क्वेश्चन लिया करते थे, आज हमारे पास लगभग 20 से 21 क्वेश्चन है। एक बीच में रिपीट हो गया है, इसलिए 21 क्वेश्चन है टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, निम्न में से किसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, प्लैनेट, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स, ऑल ऑफ द एबव। ग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह और उपरोक्त में से सभी। तो आपको जैसे मैंने पूरा बताया, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो है ऑल ऑफ द एबव, सभी के सभी जितने हैं इन सब के किसी के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। लाइट जो होती है खुद की वो होती है स्टार के पास। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच पार्ट ऑफ सन सरफेस वी सी एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स। मतलब जब क्या है, सूर्य ग्रहण के समय सूरज की सतह का कौन सा भाग हमको दिखाई देता है। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण हो जाता है उस टाइम पे सूरज का कौन सा भाग हमको दिखाई देता है। तो सूरज के सतही क्या कहते हैं जो आपके सरफेस थी, सरफेस के पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले अगर सरफेस को बांट दिया जाए तो जो सबसे नीचे होता है वो होता है आपका फोटोस्फेयर। ठीक है, फोटोस्फेयर, और वही आपको दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद होता है क्रोमोस्फेयर, सेकंड नंबर पे आपका होता है क्रोमोस्फेयर, और जो आपका थर्ड नंबर पे सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं कोरोना। कोरोना एक तरीके से क्या कहते हैं कवर होता है, क्रोमोस्फेयर का कवर टाइप का होता है। तो जब क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण हो जाता है
तो जो एक रिंग दिखाई दे रही होती है ऊपर से, ऐसी एक रिंग दिखाई दे रही होती है रेड कलर की, उसको बोला जाता है कोरोना। ठीक है, वो है कोरोना, वो रिंग है जिसको बोला जाता है कोरोना। तो इसका सही आंसर क्या है? कोरोना। कोरोना दिखाई देता है हमको सूर्य ग्रहण के टाइम पर। ठीक है, बात की जाए जो जो हमको दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर, मतलब प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल हमको दिखाई दे रहा होता है रेगुलर टाइम पर। और क्रोमोस्फेयर इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होता है क्योंकि जो इसकी लाइट होती है, इसका जो लाइट होता है वो इसके सन का जो एटमॉस्फेयर है, सन की जो एटमॉस्फेयर है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इसमें एब्जॉर्ब होने की वजह से हमको कोरोना नहीं दिखाई देता है, सॉरी मतलब क्रोमोस्फेयर नहीं दिखाई देता है। ठीक, हमको दिखाई देता है प्रकाश मंडल, मतलब कि फोटोस्फेयर। ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि पूछा गया था कि आपका सूर्य ग्रहण के टाइम पर कौन दिखाई देता है, तो सूर्य ग्रहण के टाइम पर दिखाई देता है कोरोना। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कोरोना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड प्रेशर कुकर प्लैनेट। ये शायद आपने पहली बार सुना होगा प्रेशर कुकर प्लैनेट के नाम। मैं इसलिए इसमें डाल दिया हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा इनोवेटिव तरीके से पेपर बन जाए और आपसे पूछ लिया जाए। और नहीं पूछा जाता है तो आप अपनी जानकारी के लिए चीज़ें जानें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जानकारी के लिए अगर पढ़ते जाएंगे, आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ेंगे तो जानकारी के लिए पढ़ते पढ़ते आप कुछ भी निकाल सकते हैं आगे चल के, जो आप जीएस और जीके की जो बातें हैं उनसे। ठीक है, इसमें जो पोर्शन है जीएस का या जीए का, जीएस का पोर्शन अच्छा है, जीएस का पोर्शन अच्छा है, जीए का पोर्शन थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है, आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा। और जो एग्ज़ाम्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आरआरबी जेई एग्ज़ाम देते होंगे, आरआरबी जेई के अलावा और भी एग्ज़ाम देते होंगे जिसमें जीए का पोर्शन है अच्छा खासा पूछा जाता है। जीए को ही एक तरीके से जीके से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसका पोर्शन जो है जीके से एक तरीके से पूरा मिलता है, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेगा। ठीक है, ऑप्शंस जो हैं इसमें आपके प्रेशर कुकर प्लैनेट की, कौन सा ग्रह प्रेशर कुकर प्लैनेट ग्रह कहा जाता है, तो ऑप्शन है आपके पास वीनस, मरकरी, मार्स और सैटर्न। ठीक है, शुक्र बुध मंगल और शनि। तो प्रेशर कुकर प्लैनेट कहा जाता है आपका एक, क्या कहते हैं, वीनस को प्रेशर कुकर प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? बस वही एक जो पुराना कॉन्सेप्ट था, पुरानी चीज़ थी, हमने जो आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा हीट करता है, सबसे ज़्यादा हीटेड है और सबसे ज़्यादा ब्राइट है। रीज़न क्या है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा CO2 का प्रेजेंस है। ठीक है, CO2 बहुत ज़्यादा है, CO2 का प्रेजेंस 96 या 97 कह सकते हैं आप, कहीं कहीं 97 लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं 96 मिलेगा। ठीक है, 96% ही अगर मान लें तो 96% CO2 है, और CO2 को आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस है और हीट को लॉक करती है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा हीट भी है, हीट बहुत ज़्यादा है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से इस प्लानट की हालत जो है कुछ ज़्यादा ही मतलब वैसी ख़राब है। इसी वजह से इसको बोला भी जाता है, क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर प्लानट। ठीक है, यहाँ का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है और साथ साथ में हीट भी बहुत ज़्यादा है और सबसे ब्राइट प्लानट भी है। ठीक, तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह, मतलब कि वीनस। ठीक है, राइट आंसर है वीनस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसमें बाकी जो क्या कहते हैं प्लानट लिखे हुए हैं, मरकरी, मार्स और सैटर्न, इन सबकी स्पेशलिटीज़ मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्लानट की क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है तो आप उसके बारे में नहीं पढ़े हैं। मैं अपनी क्लास में उस चीज़ को पूरे से अच्छे से बता चुका हूँ। जो पिछली क्लास हुई थी हमारी सोलर सिस्टम की, 2 क्लासेस हुई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट क्या है? ऑप्शंस आपके पास फोबोस है, डिमोस है, क्या कहते हैं, गायनोमेड है, नन ऑफ द अबव। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शंस आपके पास ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस है मैंने उनको हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हिंदी में भी अगर आप बात करेंगे तो इनको ऐसे लिख दिया जाएगा, फोबोज लिख देंगे। ठीक है, फोबोज, ऐसे ही ऑप्शंस आपको लिखे मिलेंगे, तो मैंने इनकी इंग्लिश ही लिख दी एज इट इज़। फोबोज, डिमोस, डायनेज और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, गायनेमेड, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो मैंने बताया था आपको कि जो बुध ग्रह है आपका, जो बुध ग्रह है उसका जो क्या कहते हैं सैटेलाइट है वो सबसे छोटा है। ठीक है, बुध ग्रह के 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डेमोस, तो इसमें सबसे छोटा है डेमोस। ठीक है, और इस तरीके से पूरे क्या कहते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है? डेमोस। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका लिखा हुआ है गायनेमेड, गायनेमेड जो है आपका पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है आपका वो है गायनेमेड। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ये तो क्वेश्चन मैंने बस एक तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा आसान लगे इसलिए बोल दिया हूँ। अधिकतर लोगों को पता होता है, रटा होता है कि 11.2 जो है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ये है इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अगर थोड़ा प्रिसाइजली बात की जाए, थोड़ा सा और एक्यूरेट होकर बात की जाए तो 11 पॉइंट एग्जैक्टली होता है आपका 11.186 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इतना आपको याद नहीं रखना है एग्जैक्टली, आप इतना याद रखें 11.2 ये काफ़ी है आपके 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड जो है आपका, ये है आपका पलायन वेग।
ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 मतलब 11.2। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम एस्केप वेलोसिटी इन द सोलर सिस्टम। इस क्वेश्चन के लिए मैंने पिछला क्वेश्चन रखा था ताकि आपको थोड़ा इस क्वेश्चन का अंदाजा लगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शंस आपके पास हैं अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, मार्स। सौर मंडल में सर्वाधिक पलायन वेग किस ग्रह का है? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने ट्रिक लगाएं कि सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कहाँ का हो, किस प्लानट का होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण मतलब जी की वैल्यू जो है, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी कहाँ की होगी, किस प्लानट की होगी? जो सबसे बड़ा प्लानट है, सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा प्लानट है। वैसे तो उसमें डेंसिटी भी, आपकी जो प्लानट की डेंसिटी है वो भी मैटर करती है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्लानट है जुपिटर, वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसमें आपके बाकी जो क्या कहते हैं पैरामीटर्स वो नहीं मैटर करेंगे। लगभग पूरा जो क्या कहते हैं पूरा प्लानट सिस्टम है उसमें 71% जो पूरा मास है वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर का है। ठीक है, अगर ओवरऑल बात की जाए तो उन सब से। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका सबसे ज़्यादा बड़ा प्लानट है वो है आपका बृहस्पति। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो आपकी पलायन वेग होगा या एस्केप वेलोसिटी होगी वो भी है जुपिटर की। अगर बात की जाए इसकी वैल्यू की तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो याद रख सकते हैं। जो आपकी इसकी पलायन वेग होता है वो होता है 59.2। ठीक है, अब ये देखिए पृथ्वी का है 11.2 और इसका है आपका 59.2। ठीक है, 59.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ये है आपका पलायन वेग बृहस्पति का। ठीक है, जुपिटर का। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने खुद के दिमाग से कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको जब मैप बता रहा होता हूँ तो साथ साथ में कुछ स्पेशलिटीज़ बता देता हूँ उस एरिया की, जिस एरिया के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो उनके बेसिस पे आप अगर क्वेश्चन उस तरीके से नहीं भी पूछा जा रहा है, एग्जैक्टली नहीं पूछा जा रहा है, तो भी आप उसको कहीं ना कहीं अपने दिमाग से कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच प्लानट इज कॉल्ड लेइंग प्लानट। ठीक है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है नया होगा। ऑप्शन है आपके पास सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर। मैं जब ये क्लास स्टार्ट किया था मैं सोच रहा था कि आपसे सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछे जाएं जो मैंने अपने क्लासेस में पढ़ाए हैं, लेकिन ऐसा करने से आपका शायद नुकसान हो जाता। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रखे हैं जो आपको मैंने क्लास में नहीं बताए हैं और आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा इस क्लास के अंदर। ठीक, तो जो हमारा ऑप्शन है इसके क्या कहते हैं, शनि ग्रह, अरुण, वरुण और बृहस्पति। तो लेटा हुआ प्लैनेट बोला जाता है यूरेनस को। ठीक है, लेटा हुआ प्लैनेट बोला जाता है यूरेनस को। रीज़न इसका क्या है कि जैसे अपनी पृथ्वी है, जो अपनी पृथ्वी अपनी एक्सेस पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री की। ठीक है, 23.5 डिग्री जो है आपका अर्थ जो है अर्थ टिल्टेड है। तो इसी तरीके से 97 डिग्री जो है आपका यूरेनस टिल्टेड है। यूरेनस की जो है वो 97 डिग्री टिल्टेड है, इस वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। एक तरीके से दिखता है लेटे हुए पोजीशन में, इसलिए बोला जाता है इसको लेटा हुआ ग्रह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया आपका, ये हो गया यूरेनस। ठीक, यूरेनस इज द राइट आंसर। हिंदी में बात करें तो अरुण ग्रह को बोला जाता है लेटा हुआ ग्रह, और ये 97 डिग्री अपनी एक्सेस पे लेटा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इन हाउ मेनी ईयर्स हेलीज कॉमेट विल अपीयर अगेन। ये क्वेश्चन मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि कितने वर्षों में हेली जो धूमकेतु है वह फिर से देखा जा सकता है या फिर से दिखाई देगा। ठीक है, या फिर से दिखाई देगा या देखा जा सकता है। ऑप्शंस आपके पास है 4 साल, 4 ईयर्स, 7 ईयर्स, 76 ईयर्स एंड 78 ईयर्स। तो ये मैंने आपको अपनी क्लास में जो है वो बताया था कि हेलीज कॉमेट जो है आपका 76 वर्ष बाद देखा जा सकता है। और इससे पहले जब ये दिखाई दिया था वो साल था 1986। ठीक है, 1986 में इससे पहले दिखाई दिया था ये। और अगर उस 1986 में आप 76 और ऐड कर देंगे तो आपको 2062 में अगली बार दिखाई देगा हेलीज कॉमेट। ठीक है, 1986 में इससे पहले दिखाई दिया था, 1986 में इसको देखा गया था। अब जो है नेक्स्ट टाइम ये आपका 2062 में देखा जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि हाउ मेनी परसेंटेज मोर ब्राइट डज मून अपीयर्स एट द टाइम ऑफ सुपर मून। ठीक है, सुपर मून के समय चंद्रमा कितना प्रतिशत अधिक चमकदार दिखाई देता है। ऑप्शंस आपके पास हैं 14%, 13%, 28% एंड 30%। ठीक है, 14%, 13%, 28% या 30%। तो चंद्रमा जो है आपका सुपर मून के टाइम पर 12 से एक तरीके से 12% भी कहीं कहीं आपको डाटा मिलेगा या 11% मिलेगा। तो इतना तो बड़ा दिखाई दे रहा होता है, ये उसका साइज होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा अधिक उसका साइज दिखाई दे रहा होता है। लेकिन 30% ब्राइट दिखाई दे रहा होता है
और ये जो डाटा है ये आपको सब जगह सेम मिलेगा, ठीक है। 30% ब्राइट दिखाई देता है, 30% ब्राइट देन ऑर्डिनरी मून, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसमें और कोई बात एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज नोन एज, ठीक है, कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कॉस्मिक ईयर एंड पैरसेक, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास क्या है यहाँ पर, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, इसको बुलाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को बुलाता है खगोलीय इकाई, याद कर लीजिए, हो सकता है हिंदी में भी लिखा आ जाए, क्योंकि लोगों को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता होती है, खगोलीय इकाई में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रह्मांड वर्ष या पैरसेक, तो मैंने जब आपको पढ़ाया था उसमें ये चीज़ बताई थी, मेजरमेंट्स के बारे में जब बताया था, तो मैंने ये पूरी क्या कहते हैं पूरा जो सिस्टम है वो समझाया था। उसमें ये था कि जो अर्थ है, अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है ये लगभग आपको 14.9 करोड़ किलोमीटर्स, ठीक है, करोड़ किलोमीटर्स है। इतनी जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बोला जाता है एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे लाइट ईयर, कॉस्मिक ईयर और पैरसेक, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था जब मैंने क्लास में पढ़ाया था। वैसे लाइट ईयर क्या होता है, एक साल के अंदर जो आपकी लाइट है वो कितना ट्रेवल करती है, ठीक है, वो पूरी डिस्टेंस जो होगी आपकी वो हो जाएगा आपका लाइट ईयर। इसी तरीके से कॉस्मिक ईयर होता है जबकि सन जो अपनी क्या कहते हैं सन है, जो एक क्या कहते हैं गैलेक्सी के अंदर जो नेबुला का चक्कर लगा रहा है उसका, ठीक है, तो ये एक साल के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपनी उसी स्पीड के साथ, उसको बोला जाता है ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है, ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर, क्या कहते हैं कॉस्मिक ईयर। अगर हिंदी में बात की जाए तो मंदाकिनी के नाभि की, ठीक है, मंदाकिनी के नाभि की ये परिक्रमा लगा रहा होता है। तो मंदाकिनी की नाभि एक साल में जितना नाभि का परिक्रमा लगाते हुए एक साल में जितना डिस्टेंस चल जाएगा उसको बोला जाएगा ब्रह्मांड वर्ष। और इसके बाद पारसेक आता है। पारसेक के बारे में कुछ नहीं याद करना है, पारसेक के बारे में आपको बस एक डाटा याद रखना है कि 3.26 लाइट ईयर्स, 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं एक पारसेक के बराबर। ओके, तो ये तो हो गया चारों ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से 12 आ गया, यही रिपीट हुआ था जो मैं बोल रहा था, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। इन विच ओशियन द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज, ठीक है, इन विच ओशियन, किस महासागर में के अंदर जो है संसार का सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है, सबसे गहरा पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो ये है आपका जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन के अंदर है। शायद मैं बताया हूँ या नहीं बताया हूँ क्लास में, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इससे पहले जरूर बताया हूँ ये चीज़। इसका जो नाम है इसको आप मरियाना ट्रेंच बोल लीजिए, मरियाना ट्रेंच या मरीन ट्रेंच, जो भी आपका मरीना ट्रेंच, वैसे स्पेलिंग जो है यही है, हिंदी में आप मरीना ट्रेंच भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर है आपको मैप में दिखा देता हूँ मैं, पैसिफिक ओशियन के अंदर है, ठीक है, प्रशांत महासागर के अंदर है। ये है आपका पैसिफिक ओशियन। अगर आप क्या कहते हैं इंडिया से ईस्ट की तरफ जाएंगे, ये है हमारा भारत, और अगर हम यहाँ से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको पैसिफिक ओशियन मिल जाएगा। मैंने आपको मैप में दिखाते हुए बताया था पूरा, अगर एक टाइम पर देखेंगे तो सिर्फ पैसिफिक ओशियन ही दिखाई देगा। इधर आपको मैक्सिको दिख जाएगा जो कि उत्तरी अमेरिका का देश है, और इसके दक्षिण में ये क्या कहते हैं क्या कहते हैं बहुत बड़ा फैला हुआ ओशियन है पैसिफिक ओशियन, उसके अंदर बीच में आपको दिखाई देगा। एशिया की तरफ आने से पहले फिलीपीन सी जो है आपका, फिलीपीन सी है ये फिलीपीन देश, फिलीपीन सी के आसपास आपको पड़ेगा ये मरीना ट्रेंच, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है मरीना ट्रेंच। ये है सबसे गहरी जगह पूरे विश्व में, पूरी धरती पे सबसे गहरी जगह जो है मरीना ट्रेंच है, ठीक। अगर बात की जाए इसकी गहराई की तो आप याद रखिए इसकी गहराई जो है 11 किलोमीटर है, ठीक है, 11 किलोमीटर। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली बात करें तो इसकी गहराई 10,994, ठीक है, 10,994 मीटर है। गूगल करेंगे आपको तो ये आपको डाटा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको याद करने के लिए 11 किलोमीटर आप याद रखिए, ऑप्शंस में आपको 11 किलोमीटर ही मिलेगा। अगर कहीं गलती से ये चीज़ पूछ ली जाती है कि कितनी ज़्यादा उसकी क्या कहते हैं डेप्थ है, वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछाएगा सबसे क्या कहते हैं गहरा जो बिंदु है उसका नाम क्या है, ठीक है, मरीना ट्रेंच, ये नाम आप याद रखिए, मरियाना ट्रेंच या मरीना ट्रेंच, ठीक। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि इन विच ओशियन द फॉलोइंग आइलैंड्स आर सिचुएटेड, मॉरिशस, मेडागास्कर, सुमात्रा एंड जावा, ठीक है। मॉरिशस, मेडागास्कर, सुमात्रा और जावा ये सभी किस क्या कहते हैं महासागर में स्थित हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, नन ऑफ द एबव। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका
क्या कहते हैं पैसिफिक ओशन जो मैंने बताया, ये पहली बात तो जितने भी क्या कहते हैं ये दिए हुए हैं आपको आइलैंड्स, अगर इसमें आप मेडागास्कर और मॉरिशस इन दोनों को देखें तो ये दोनों हैं कहाँ के, अफ्रीका के। ठीक है, ये दोनों हैं आपके अफ्रीका के, मेडागास्कर और मॉरिशस, ये दोनों आते हैं अफ्रीका के अंदर। और इसके बाद जो लास्ट के दो हैं सुमात्रा और जावा, ये दोनों आते हैं एशिया में। और एशिया में भी अगर आप बात करें तो इंडोनेशिया के दोनों आइलैंड्स हैं। ठीक, तो ये आप याद करिए उस मैप को जहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ अगर इंडिया है, यहाँ अगर इंडिया है, भारत है, और तो इसमें क्या था, इंडिया के जस्ट नीचे आपका था हिंद महासागर। हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन में ही, इंडियन ओशियन के क्या कहते हैं आपके दक्षिण साइड पे, पश्चिम साइड पे आपका है अफ्रीका, और एशिया तो पूरा है ही फैला हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो इंडोनेशिया पड़ता है यहाँ पर, इंडोनेशिया के ये द्वीप हैं, और ये है अफ्रीका का मेडागास्कर, यहीं पे आपको छोटा सा पड़ता है मॉरिशस। तो ये आपका आता है इंडियन ओशियन के अंदर। ठीक है, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर, हिंद महासागर में पाए जाते हैं सभी के सभी आइलैंड्स। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि माउंट मैकेले इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डैश कॉन्टिनेंट। आपसे पूछना चाह रहा है कि किस महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, माउंट मैकेले ये नाम है एक चोटी का। माउंट मैकेले इज द क्या कहते हैं किस महाद्वीप की, डैश किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आपसे महाद्वीप पूछना चाह रहा है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था शायद उस टाइम पर नहीं बताया था कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है आपकी माउंट मैकेले। ठीक है, ये आती है आपकी रॉकी, जो रॉकी माउंटेन रेंज है, वहाँ पे रॉकी माउंटेन रेंज है, रॉकी माउंटेन रेंज के अंदर आता है आपका माउंट मैकेले। ठीक है, अगर और स्पेशलिटीज़ की बात की जाए यहाँ पर तो क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्रेट लेक्स हैं जिनको क्या कहते हैं पांच क्या कहते हैं आपकी लेक्स हैं, उनका एक समूह है जिनको बोलते हैं ग्रेट लेक्स। उसमें आपकी सुपीरियर जो झील है वो आपकी क्या कहते हैं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है पूरे विश्व में। ठीक है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हर प्लानट के अंदर हैं, क्या कहते हैं हर आपके कॉन्टिनेंट के अंदर हैं। तो मैंने वो चीज़ उसमें भी इतनी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि क्या होता है कि फिर वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती है। पिछली वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन फिर भी जो क्या कहते हैं कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताता चलता हूँ साथ में। ग्रेट लेक से याद रखिए आप, नियाग्रा फॉल से याद रखिए, और क्या कहते हैं इन जो आपकी यूएसए और मैक्सिको के बीच में जिस नदी पे विवाद होता रहता है, कोलोराडो रिवर, जिसपे इन दोनों का क्या कहते हैं एक तरीके से विवाद चलता रहता है, COLORADO। ठीक है, ये कोलोराडो रिवर है जिसपे क्या कहते हैं यूएसए और मैक्सिको का पंगा होता रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बीच बीच में बता भी चुका था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कि क्या कहते हैं प्यासी भूमि का किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो ये है आपका ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन जो इसमें दिए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। जो इसमें ऑप्शन है साउथ क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया, केनिया, तीनों के तीनों जो दूसरे ऑप्शन है वो हैं अफ्रीका के। और आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर पानी की बहुत सारी कमी होगी, क्योंकि कमी है भी, लेकिन एक तरीके से उतनी कमी नहीं है जितनी कमी ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर का जो वाटर है वो आपको प्रोवाइड नहीं होता है इतनी आसानी से। इस वजह से इसको बुलाया जाता है प्यासी भूमि का देश। और पूरा एक कॉन्टिनेंट है, एक अलग जगह पे एक पूरा कॉन्टिनेंट है जो इस चीज़ से क्या कहते हैं ग्रसित है, इसलिए इसको बोला जाता है प्यासी क्या कहते हैं प्यासी भूमि का देश बोला जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आज 20 क्वेश्चन है, 15 नहीं है। विच कंट्री इज नोन एज द बाउल ऑफ शुगर। ठीक है, बाउल ऑफ शुगर, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा कहा जाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास इंडिया, क्यूबा, जमाइका और चाइना। वैसे तो अगर आप बात करें कि जो आपका शुगर केन है वो सबसे ज़्यादा होती है आपकी ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, ब्राज़ील जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर होती है, उसके बाद होती है इंडिया में, सेकेंड नंबर पर है इंडिया इसमें। लेकिन क्या कहते हैं एक छोटा सा देश है क्यूबा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो क्या कहते हैं जो जमैकन जो आपका वो है क्या कहते हैं सी है, जमैकन सी है, वो जमैकन सी नहीं उसको बोलते हैं कैरेबियन सी है। जो कैरेबियन सी है उसके अंदर आपका पड़ता है एक छोटा सा कंट्री है क्यूबा। तो क्यूबा जो कंट्री है उसको बुलाया जाता है आपका चीनी का कटोरा, क्योंकि छोटा सा कंट्री है, काफ़ी चीनी प्रोड्यूस करता है, लेकिन तब भी ये इन जो बड़े कंट्रीज़ हैं इन सब के मुकाबले चीनी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन तब भी एक छोटा सा कंट्री होने के बावजूद काफ़ी चीनी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्यूबा को बुलाया जाता है चीनी का कटोरा। और अगर इस लिस्ट में बात की जाए तो इसके बाद आता है चाइना। इतना आप याद रख लेंगे, इतना ही काफ़ी है। आपसे वैसे क्या कहते हैं इंडिया सेकंड पे है, इसलिए आपकी इंडिया की पोजीशन पूछी जाएगी, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि टॉप प्रोड्यूसर कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं चीनी प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि रियो डी जेनेरियो द फेमस पोर्ट इज इन, ठीक है। ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो सब कंट्री दिए हुए हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री है, ठीक है। प्रसिद्ध बंदरगाह रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, ठीक है। यूएसए, ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना। तो ये मैंने शायद आपको बताया था कि ब्राज़ील का जो है एक क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है रियो डी जेनेरियो। अगर आपने 2016 का ओलंपिक थोड़ा बहुत भी देखा होगा, आपको तो पता होगा कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था आपका 2016 का ओलंपिक। इनफैक्ट उसका नाम भी था क्या कहते हैं रियो ओलंपिक, ठीक है। तो जो भी ओलंपिक होते हैं, जो भी होते हैं, उनके सिटी के नाम आगे जुड़ जाया करता है, ठीक है। एथेंस ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुआ आपका क्या कहते हैं बीजिंग ओलंपिक, जिसमें अभिनव बिंद्रा पहली बार गोल्ड मेडल लेके आए थे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या कहते हैं गोल्ड मेडल जीता था क्या कहते हैं पर्सनल इवेंट्स में, किसी क्या कहते हैं इंडिविजुअल इवेंट्स में गोल्ड मेडल लाने वाले थे आपके अभिनव बिंद्रा, और वो हुए 2008 में लेके आए, ठीक है। और अगर ओलंपिक्स में कुछ और बात की जाए, 2004 में जो आपके अभी फिलहाल जो बीजेपी के एमपी हैं हर्षवर्धन सिंह राठौर 2004 में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। और काफ़ी चीज़ें हैं ओलंपिक में, उनकी बात अलग की जाएगी। अभी बात चल रही थी रियो डी जेनेरियो की, जो कि एक क्या कहते हैं आपका ब्राज़ील का एक सिटी है, और वहाँ पे जो पोर्ट है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि बर्मुडा ट्रायंगल इज इन बिटवीन बर्मुडा, फ्लोरिडा एंड आपसे थर्ड जो आपकी वो स्टेट है, थर्ड जो प्लेस है उसकी बात करना चाह रहा है यहाँ से, वो पूछना चाह रहा है आपसे। ऑप्शन में क्यूबा, पोर्टोरिको, जमैका, वेनेजुला। तो आपसे वो कंट्री पूछ रहा है जो इसके क्या कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल का तीसरा जो क्या कहते हैं कंट्री है, वो पूछना चाह रहा है आपसे कि बर्मुडा त्रिभुज जो है आपका, बर्मुडा त्रिभुज जो है वो बर्मुडा, फ्लोरिडा और जो कंट्री या जो प्लेस है यहाँ पर उसके बीच में है, ठीक है। फ्लोरिडा यूएसए का एक स्टेट है, बर्मुडा एक खुद का एक कंट्री है बर्मुडा, ठीक है। और वहीं पे बात की जाए तो बर्मुडा के साथ में क्या कहते हैं इंडिया मैच खेल चुका है। तो आपको शायद ये कंट्री आपको याद होगा कि एक बहुत मोटा सा प्लेयर था जिसने आप क्या कहते हैं उथप्पा का कैच पकड़ा था, अगर आपको याद हो स्लिप पे, वो काफ़ी फेमस हुआ था। तो उस तरीके से आप क्या कहते हैं इस कंट्री का नाम याद रख सकते हैं। ये भी यूएसए के पास में ही है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में बर्मुडा ट्रायंगल बनता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास। और गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है, आपकी जो अंड महासागर है या अटलांटिक ओशियन है जो, ठीक है, अटलांटिक ओशियन के अंदर। तो जो थर्ड जो क्या कहते हैं आपका एक कॉर्नर है वो है पोर्टोरिको में, ठीक है। पोर्टोरिको में है आपका बर्मुडा का थर्ड ट्रायंगल। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ बर्मुडा कहाँ पर है। तो इस मैप में अगर आप ध्यान से देखें इस चीज़ को, तो जो आपका ये एरिया दिख रहा है ये है आपका फ्लोरिडा, ठीक है। ये फ्लोरिडा और यहाँ पर दिख रहा होगा पोर्टोरिको, और यहाँ पर है ऊपर बर्मुडा। तो ये जो एरिया है इसमें बनता है आपका क्या कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जो है ये बनता है बर्मुडा ट्रायंगल, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है यही साइन है बर्मुडा ट्रायंगल का। ये क्या कहते हैं अगर आप मैप में सर्च करेंगे तो ऐसे आपको दिखाई देगा। और गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर है। इसको आप ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर है, अटलांटिक ओशियन के अंदर है, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया था गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर, तो वैसे अगर आप मैप में देखेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर, ये पूरा का पूरा गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर नहीं है, ये है आपका अटलांटिक ओशियन के अंदर, ठीक है, जो कि एस आकार का एक ओशियन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बाल्टिक स्टेट्स या बाल्टिक नेशंस आर इन विच कॉन्टिनेंट, ठीक है, किस महाद्वीप के अंदर बाल्टिक राष्ट्र जो आपके हैं वो आते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जो यूरोप है, यूरोप के क्या कहते हैं जो अपर पार्ट्स है उसमें आपका आता है, यूरोप के अपर पार्ट में आते हैं बाल्टिक नेशंस, ठीक है। वो भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है आपका यूरोप, ये पूरा है आपका यूरोप। यहाँ पर इंडिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर से इंडिया से ये पूरा एशिया है, और यूरोप के ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाल्टिक सी, ठीक है। तो बाल्टिक सी के आसपास जो लिथुआनिया और ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो छोटे छोटे कंट्री हैं, ये सब क्या कहते हैं पहले कभी ना कभी यूएसएसआर के पार्ट थे, यूएसएसआर के पार्ट थे। तो इन बाद में जब अलग हुए तो सब ये छोटे छोटे कंट्री बन गए, इसलिए इनको बुलाया जाता है बाल्टिक, क्या कहते हैं बाल्टिक नेशंस। और ये हैं कहाँ पर, ये बाल्टिक जो सी है आपका उसके किनारे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फुजियामा इज द लार्जेस्ट माउंटेन, इनफैक्ट लार्जेस्ट भी माउंटेन भी है और ये एक एक्टिव वॉल्केनो भी है, ठीक है। लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ, यहाँ पर खाली स्थान है और आपके पास जो क्या कहते हैं प्लेसेस दी हैं वो सभी के सभी क्या कहते हैं कंट्रीज़ हैं। तो आपसे कंट्री पूछना चाह रहा है कि किस कंट्री का सबसे बड़ा जो पर्वत है वो है फुजियामा, ठीक है। ये फुजियामा जो है सबसे बड़ा पर्वत है कहाँ का, जापान का। ऑप्शंस जो है आपके पास उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या चीन, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ऐसे जो नाम है, ऐसे नेम्स आपको इन सभी कंट्रीज़ में मिलेंगे, ठीक है।
तो ये है जापान, इसका राइट आंसर है जापान। और जापान के जो आपका नेशनल चिन्ह है, नेशनल सिंबल है, उनमें उसके अंदर भी आपको फुजियामा दिखाई देता है। ठीक है, जो एक माउंटेन बना होता है उसके अंदर वो फुजियामा ही है, और ये सबसे बड़ा और क्या कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक, तो इस तरीके से आज का जो डिस्कशन था, जो एमसीक्यूज का डिस्कशन था, उसमें मैंने 20 क्वेश्चन शामिल किए। इससे पहले हर बार 15 क्वेश्चन शामिल किए जाते थे, और डिस्कशन थोड़ा सा पिछली बार में जो पिछले डिस्कशन हुआ करते थे उनसे थोड़ा सा फास्ट रहा। ठीक है, तो शायद ऐसा ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट डिस्कशन किया हूँ, क्योंकि आप टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है, तो उसमें जो बची हुई चीज़ें हैं वो आपको टॉपिक्स में क्लियर कर दी जाती हैं। एमसीक्यूज का सेक्शन कृपया ना छोड़ा करें, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के ही क्वेश्चन मैं शामिल करता हूँ, उसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं शामिल करता हूँ। और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो भी आपको कंटिन्यू मिलेगा। वो कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस नहीं है, वो आपकी वीकली क्लासेस हैं एक तरीके से। ठीक है, तो अगर कोई वीडियो छोटी होती है या किसी मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो लंबा खिंच रहा है, तो आपको किसी वीक के बीच में आपको सेकेंड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वैसे जो है आपकी वीकली क्लासेस हैं करंट अफेयर्स की, जो आपकी क्लासेस होंगी वो वीकली क्लासेस होंगी। हर मंथ के लगभग 120 या 25 क्वेश्चन आपको, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि 20 या 25, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बढ़ते दिखेंगे तो और भी क्वेश्चंस बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 120 क्वेश्चंस हर एक वीक के मिलते जाएंगे। ठीक, अभी तक आपने हमारा बहुत साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने क्या कहते हैं एक तरीके से अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे हम लोग फरवरी में, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। ठीक, तो आप जो लोग क्या कहते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, इतना टाइम आप दे रहे हैं इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, तो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करें, और आप अपनी क्या कहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन है उसको एनालिसिस करें, उसको एनालाइज करें कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।